नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है बैंकिंग और हमारे साथ जुड़ी है नैना सहस्त्रबुद्धे जी। वे एक पूर्व बैंकर है जो 1984 से बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जुड़ी थी और डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पद से रिटायर हुई है। 1919 से वह भारतीय स्त्री शक्ति से जुड़ी है और अब नेशनल वाइस प्रेसिडेंट की पद पर है। वे एक लेखिका भी है। उनकी किताब स्त्री भान जो 2019 में पब्लिश हुई, जेंडर और स्त्री पुरुष समानता पर लिखी गई थी। इस किताब को महाराष्ट्र सरकार से 1 लाख रुपए और कुल 3 पुरस्कार मिल चुके हैं। हमारे आज के पॉडकास्ट में नैना ताई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत स्वागत। आज के बातचीत में हम बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। जी जी। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये आता है कि बैंक की परिभाषा क्या है? बैंक की जो कल्पना है वो धीरे धीरे जैसे इकोनॉमिक्स का विकास होते गया वैसे इवॉल्व होते गई। पहले तो आदमी घुमंतु था, यहाँ वहां जाता था। जब अपने मालकाना हक की चीजों की बात आ गई तो फिर संपत्ति का जो गणन है या काउंटिंग है वो ज्यादातर जमीन में या लाइव स्टॉक में होता था। जैसे कि किसी के पास कितने घोड़े हैं, कितने हाथी है, गाय कितनी, भैंस बकरी ये कितने हैं, उस हिसाब से वह आदमी वह परिवार कितना अमीर है गरीब है ये देखा जाता था। लेकिन जब करेंसी का प्रचलन हुआ, जैसे कि हमारे इंडियन रूपी है या डॉलर है, पाउंड है, ऐसे जब प्रचलन आया करेंसी का, उसके बाद में बैंकिंग की संकल्पना का उदय हुआ। क्योंकि कुछ लोगों को अपने पास के ज्यादा पैसे कहीं रखने होते थे और कुछ लोगों को पैसों की कमी होती थी और उनको पैसे लेने होते थे। इसलिए बैंकिंग की एक सरल सावधी सोपी जो व्याख्या बन गई वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी। ये बेसिक काम जो करते हैं, जो संस्था करती है उसे बैंक कहा जाता है। और जब ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, क्योंकि पूर्वी के आपको याद होगा कि साहूकार लोग भी यही करते थे कि पैसा लेते थे देते थे। लेकिन जब ये इसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया तो बैंक इस नाम से ये सब कल्पना शुरू हो गई और लोगों से पैसे लेना डिपॉजिट के तौर पर और उसे लोन के तौर पर लोगों को देना, ये व्यवहार शुरू हो गया और बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत हो गई। ओके, सो बेसिकली जो हम कैश कैरी करते थे जी वो ना होते हुए अभी बैंक में डिपॉजिट कर लिया और आप अपने हिसाब से निकाल लीजिए, जी। वो हिसाब से। अच्छा, बैंक कितने प्रकार के होते हैं? बैंकों के कई प्रकार है और जो कार्य या जो उनका मूल उद्देश्य है उस हिसाब से उनका एक कैटेगराइजेशन होता है। जैसे रिजर्व बैंक का नाम सबने सुना हुआ है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कंट्रोलर बैंक जिसे कहा जाता है। वो सभी बैंकों के नियमावली का, उनके जो चीजें वो बैंक करते हैं, जो व्यवहार उनके होते हैं, जो हम लोग पैसे रखते हैं उनकी सुरक्षा और आर्थिक नीति के बारे में नीति निर्धारण, उसका इम्प्लीमेंटेशन, नियम कानून बनाना, ये सब काम रिजर्व बैंक करती है और इसीलिए उसे कंट्रोलर बैंक कहा जाता है। उसके आगे आते हैं वो कमर्शियल बैंक्स। हम बाहर जब भी किसी भी रास्ते में जाते हैं तो 2 4 5 बैंकों के बोर्ड आजकल दिखते हैं। उसमें कमर्शियल में भी 2 3 प्रकार है कि जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, ये उसमें कैटेगरीज होते हैं। ज्यादातर हम भारत सरकार का उपक्रम या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऐसे बोर्ड पे जिसके लिखा हुआ होता है वो है नेशनलाइज या सरकारी बैंक। जो बैंक सिर्फ उनके शेयर होल्डर्स होते हैं या प्रमोटर्स के पास जिनके शेयर होते हैं वो प्राइवेट बैंक हो गए। और बाकी फॉरेन बैंक्स जो फॉरेन में जिनका हेड ऑफिस होता है और ब्रांचेस भारत में या बैंकिंग का व्यवसाय भारत में होता है उसे फॉरेन बैंक्स कहा जाता है। ये एक कमर्शियल बैंकों का सेक्टर हो गया। और एक कमर्शियल बैंकों का सेक्टर है वो कोऑपरेटिव बैंक का है, कि जिसमें
एक समूह इकट्ठा आके वो बैंक चलाते हैं, उसके डायरेक्टर बनते हैं और फिर शेयर भी बाकी लोगों के पास दिए जाते हैं, वो कोऑपरेटिव बैंक है। फिर रीजनल रूरल बैंक भी होते हैं कि जो बैंक जैसे अभी अगर हम 50 वर्ष पहले की बात करेंगे तो अपने भारत के सभी इलाकों में बैंक नहीं थे। तो ग्रामीण क्षेत्र में या इलाकों में जो लोग हैं उनकी भी बैंकिंग की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए रीजनल रूरल बैंक का भी निर्माण किया गया। आज की तारीख में और भी कई तरीके के बैंक है, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक। उसके अलग अलग उद्देश्य है कि छोटे गांवों में छोटा छोटा ऋण जिनको लगता है उनके लिए कुछ बैंक काम करते हैं, कुछ छोटे छोटे बचत करने वालों के खाते मेंटेन करने का काम करते हैं, और कुछ बैंक जो होते हैं वो विशिष्ट उद्देश्य के लिए होते हैं, जैसे कि नाबार्ड है, ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई एक है। एक्सिम बैंक है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए है। तो ऐसे कई स्वरूप के बैंकों के प्रकार है। फिर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह ये और एक है, लेकिन उसमें बहुत डिटेल में हम बाद में कभी जा सकते हैं। बेसिकली कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और स्मॉल पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 3-4 प्रकार महत्वपूर्ण है उसमें। ओके, सो ताई ऐसा है कि प्रकार अलग अलग है बैंक के, बट पर्पस सबका एक ही है कि हर तरह की इजी सुविधा सबको देने का, जो कैश ट्रांजैक्शन न करके बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने का। जी जी। ओके, और बैंक में कितने तरह के खाते होते हैं? जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग की व्याख्या में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तो बचत खाते, फिक्स डिपॉजिट खाते और व्यवसाय के खाते, ये 3 प्रकार के खाते होते हैं। और लेंडिंग मनी, इसका मतलब लोन के खाते होते हैं। अगर हम सेविंग की बात करेंगे तो सेविंग के ही कुछ प्रकार, जैसे फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, फिर फ्लेक्सी डिपॉजिट है, स्वीप अकाउंट है, ये आगे चल के उसके जो विशेषता है उसके अनुसार दिए गए नाम है। लेकिन सेविंग अकाउंट ये एक बेसिक अकाउंट है। और दूसरा, जिसे आज हम म्यूचुअल फंड में वगैरह जो लोग निवेश करते हैं उनको SIP या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये शब्द पता होगा। तो बैंकों में या पोस्ट ऑफिस में इस तरह का SIP या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अगर कौन सा होगा तो रिकरिंग डिपॉजिट है। फिर गवर्नमेंट की भी कुछ स्कीम होती है, उसके अंदर भी खाते होते हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड का खाता है जो 15 साल चलता है। फिर बाकी स्कीम्स के भी खाते होते हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह। लेकिन बेसिकली उनका स्वरूप जो है वो सेविंग अकाउंट का ही है। और बिजनेस के लिए जो अकाउंट होते हैं उसका स्वरूप होता है करंट अकाउंट। सेविंग खाते में ब्याज मिलता है, करंट खाते में ब्याज नहीं मिलता है। और जितने भी आपके व्यवसाय के ट्रांजैक्शन है, चाहे आप दिन में 50 चेक क्यों नहीं इशू करो, वो करने की सहूलियत करंट अकाउंट में होती है। सेविंग अकाउंट में वो सहूलियत हमें नहीं होती है। सेविंग के अलग कुछ रूल और कानून हर बैंक के अलग अलग होते हैं। ओके, तो बेसिकली सेविंग और करंट, करंट एक स्पेसिफिक बिजनेस कम्युनिटी के लिए है, और सेविंग जो है वो हर आम आदमी के लिए जैसे होता है वैसा है। ओके, बैंक खाता ऑपरेट करने के लिए विभिन्न तरीके क्या है? बैंक अकाउंट ऑपरेट करने के लिए अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शन हम बैंक को दे सकते हैं। ओके, बैंक को ये निर्धारित नहीं करता है कि आपका खाता कैसे चले। वो आपको निर्धारित करना होता है कि चाहे उसे कैसा परिचालन या ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन उसको क्या देने हैं। जैसे अगर संयुक्त सेविंग अकाउंट है, ज्वाइंट सेविंग अकाउंट है, मानो आपका और मेरा अकाउंट है, और आइदर और सर्वाइवर भी हम उसमें दे सकते हैं, मतलब दोनों में से किसी एक व्यक्ति को पैसे निकालने के पूरे अधिकार है, जिसे आइदर और सर्वाइवर कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा लगा आपको कि मेरे पास वो पैसा, ऐसा अगर इंस्ट्रक्शन देंगे तो सुरक्षित नहीं रहेगा, तो हम ऑपरेशन ज्वाइंटली ऐसा भी दे सकते हैं कि जैसे कि हम दोनों की साइन के बिना वो खाता परिचालित नहीं होगा। या फिर अमाउंट के हिसाब से भी देते हैं, विशेषतः संस्थाओं के, NGOs के अकाउंट या सरकारी खाते के अकाउंट, कंपनीज के अकाउंट, इसमें ट्रांजैक्शन अमाउंट के हिसाब से भी दिया जाता है। जैसे एम्प्लॉयज में भी एक हायरार्की होती है ना, कि सीनियर जूनियर, उस तरह से कि मानो 1 लाख तक के व्यवहार है तो नंबर 1 और 2 की साइन से चलेंगे,
उसके ऊपर के 10 लाख तक के है तो उसमें नंबर 3 की साइन जरूरत होगी। या और बड़े अमाउंट का अगर व्यवहार है तो टॉप मोस्ट अथॉरिटी जो बैंक में जिनके डिटेल सब दिए हुए हैं उसमें से कर सकते हैं। इसमें ये एक ध्यान रखना होगा कि कंपनी का अगर मालिक भी है लेकिन बैंक अकाउंट में अगर उसका नाम नहीं दिया हुआ है तो वो ऑपरेट कर नहीं सकता है, मतलब भले कंपनी का मालिक होगा लेकिन कंपनी जब बताएगी बैंक को कि हमारा खाता ये 1 2 3 4 लोगों की साइन से चलेगा तो वो 4 लोग ही उसके लिए काबिल है कि वो ही कर सकते हैं व्यवहार उसमें। सो जब हम फॉर्म भरते हैं उस वक्त हमको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि अगर हमको कोर्स सिंगल हैंडल करना है या जॉइंट या हैंडल करना है, और वो जो सारे पैरामीटर्स आपने बताए कि वैल्यू हो हाँ। गया, डेसिग्नेशन हो गया, उस हिसाब से वो हमको एक ध्यान रखना है जब हम हम्म। फॉर्म भरेंगे, और अकॉर्डिंगली वो इंस्ट्रक्शंस हम बैंक को देंगे। कंपनी या सरकारी खातों में ये तो ध्यान रखा ही जाता है, हाँ। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि जब हम अपने कोई रिश्तेदार के साथ भी खाता खोलते हैं, चाहे बच्चों के साथ खोलते हैं, चाहे पति पत्नी का खाता हो या और भाई बहन का खाता हो, तो इसमें थोड़ा बारीकी से और आगे चल के कोई प्रश्न निर्माण ना हो इस तरह के इंस्ट्रक्शन हमने देने चाहिए पूरे। हम ये तो मेरा बेटा ही है तो क्या हुआ ऐसे करके भावनिक स्तर पे उसमें नहीं सोचना चाहिए। अपने पैसों की सेफ्टी के बारे में हमने सोचना चाहिए, क्योंकि हम बैंक में पैसा क्यों रखते हैं उसके 3 प्रिंसिपल है या 3 तत्व है कि सेफ्टी ऑफ फंड्स। अदरवाइज हम अपने घर की अलमारी में ही पैसे की गड्डियां रखेंगे, वो हम रखते नहीं क्योंकि हमें पैसे अपने सुरक्षित रखने हैं। दूसरे है कि पैसे हम अलमारी में रखेंगे कि तो 1000 के 1000 ही रह जाएंगे, उसमें ऊपर ब्याज तो नहीं मिलना है। अगर हम बैंक में रखते हैं तो कुछ ब्याज मिलेगा और जब हमें चाहिए तब हमें पैसा मिलना भी चाहिए। तो इसके लिए अलमारी का पैसा तो हम कभी भी निकाल सकते हैं, तो लेकिन लिक्विडिटी मतलब सेफ्टी, प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी, ये 3 प्रिंसिपल है जिनको सोच के हमने खाता खोलना चाहिए और उसका ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस भी इन 3 मुद्दों को सोच के हमने देने चाहिए। ये बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने कि जी जब रिलेटिव्स के साथ खोलना है या एनी रिलेशंस में करना है तो हमको सोच समझ के करना है और ज्यादा इमोशनल भावनात्मक नहीं होना है। हाँ। दूसरा प्रश्न इसको लेके ये था ताई कि अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस बैंक को चाहिए होते हैं जब हम ऑपरेट करते हैं या ओपन करते हैं, हम्म। चाहे वो सेविंग हो चाहे करंट हो, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे हमें कि क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। इसमें केवाईसी ये शब्द आपने सुना होगा, हाँ जी। और आजकल केवाईसी हर चीज के लिए लगती है। अगर हमें फोन का सिम कार्ड भी लेना है तो केवाईसी के डॉक्यूमेंट हमें देने पड़ते हैं। वैसे ही बैंक में अपने रेसिडेंशियल एड्रेस का एक प्रूफ देना होता है और एक खुद की पहचान का एक प्रूफ हमें उसमें देना होता है। मोस्टली एक्सेप्टेबल या पॉपुलर या जो लोग यूज करते हैं वो इसमें है पैन कार्ड और आधार कार्ड। इसके अलावा भी कई तरीके के डॉक्यूमेंट चलते हैं और लगते भी है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस भी अपनी आइडेंटिटी के लिए चलता है या वोटर आईडी कार्ड भी चलेगा। और अगर अपना बिजनेस का अकाउंट है तो हमें रेजोल्यूशन की जरूरत होती है, अगर एनजीओ का अकाउंट है तो उसमें भी रेजोल्यूशन की जरूरत होती है। बिजनेस अकाउंट में प्रोप्राइटरी है तो पर्सनल अकाउंट जैसा ही उपयोग होता है, मतलब वही डॉक्यूमेंट लगते हैं। लेकिन अगर वो कंपनी है तो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये सब चीजें लगेगी, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लगेगा या उद्यम आधार लगेगा, या और भी बहुत सारे शॉप एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्ट्री है क्या, ऐसे जो भी व्यवसाय करने के लिए कागज जो हमें लगते हैं वो सब हमें बैंक में देने पड़ेंगे। लेकिन सेविंग अकाउंट जो है हर व्यक्ति का केवाईसी हमें देना पड़ता है, चाहे वो लॉकर भी क्यों ना हो। कि केवल सेविंग अकाउंट ऐसा नहीं, क्योंकि आजकल बैंक बहुत सारी एंसिलरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, लॉकर उसमें से एक है। या फिर कभी म्यूचुअल फंड बेचती है बैंक, कभी एलआईसी या अदर इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचती है। तो ऐसे सब इसमें हमें केवाईसी के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं और उसको वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल साथ में लेके जाने पड़ते हैं और जेरोक्स कॉपी अपने साइन के साथ उन्हें प्रस्तुत प्रेजेंट कर सबमिट करनी पड़ती है। ओके, सो ये एक याद रखना है या ध्यान में रखना है कि जब हम ओपन करने जाएंगे अकाउंट तो ये केवाईसी के जो रिक्वायरमेंट्स है और ये डॉक्यूमेंट्स है जो हमको ओरिजिनल और जेरोक्स के साथ जाना है फॉर्म अलोंग विद द फॉर्म। और फोटो भी, 2 फोटो फोटो भी भी, लगते ओके, हैं। फोटो भी, राइट।
और जब हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, चाहे वो सेविंग हो करंट हो, उसमें हम्म। नॉमिनेशंस के बारे में होता है किस हिसाब से, मतलब नॉमिनेट करना या व्हाट इज नॉमिनेशन द हर प्रोसीजर? खाते में करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अपने ही रखे हुए पैसे अगर अपने निधन के बाद या अपने वन ऑफ द पार्टनर्स के निधन के बाद में अगर हमें सुचारू रूप से वापस मिलने हैं, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट लीगल प्रोसीजर, अगर हमें लेने हैं, तो नॉमिनेशन करना बहुत आवश्यक है। और संयुक्त खाते में भी करना आवश्यक है। जैसे सिंगल अकाउंट है तो लोग नॉमिनेशन करते ही करते हैं, लेकिन जॉइंट अकाउंट है तो क्या जरूरत है करने की? तो ऐसी बात नहीं होती है कि जॉइंट अकाउंट में भी नॉमिनेशन करना जरूरी है। हम्म। इसमें एक ध्यान रखना चाहिए कि नॉमिनेशन एक ही व्यक्ति का होता है जनरली सेविंग अकाउंट में, और दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं, तो ऐसा लगता है कि मेरे नाम में नॉमिनेशन है तो पैसा मेरा। तो नॉमिनेशन का सही अर्थ ये है टू क्लेम द अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल लीगल हेयर्स। ये उसका सही अर्थ है। उसका बंटवारा क्या करना, कैसे करना, ये बाद में उस परिवार की इच्छा के अनुसार होगा, लेकिन नॉमिनी कैन क्लेम द अमाउंट फ्रॉम बैंक। ओके। हाँ, वो एक होता है कि जो नॉमिनेशन जिनका नाम है, सो वो ही पैसे का हकदार होता है। सो आप ये कह रहे हैं मैम कि ताई कि बेसिकली नॉमिनेशन जो है वो सिर्फ क्लेम करने के लिए होता है कि वो हाँ। पैसे इजीली हमको मिल जाए, बाकी जो लिखा हुआ होगा कि वो हिसाब से ही सारे पैसे के बंटवारे होंगे। नहीं तो जो और सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ता है ना। अच्छा। आजकल क्या है ना कि हाँ। प्रॉपर्टी कई तरीके से लोगों के पास इकट्ठा हुई होती है। जो फ्लैट हम्म। होगा, किसी के पास एग्रीकल्चर लैंड होगा, म्यूचुअल फंड होंगे, शेयर होंगे, बैंक अकाउंट होंगे, लॉकर में सोना चांदी होगा, घर में कुछ होगा। तो इसमें फिर अदरवाइज आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जैसे ये नॉमिनेशन बैंक खाते में होता है, वैसा घर के लिए भी होता है, वैसे ही हम्म। म्यूचुअल फंड्स और इसमें भी होता है। तो हर जगह जहां जहां नॉमिनेशन की फैसिलिटी है उसको करना। और स्पेशली जब हम फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, तो फिक्स हम्म। डिपॉजिट क्या होता है कि आज मैंने 3 साल के लिए 1 लाख रुपए समझो बैंक में रखा, तो वो जो मेरा खाता होता है, तो वो 1 लाख रुपए का 3 साल के लिए ही सिर्फ खाता होता है, और उसको एक्सटेंड नहीं होता है। जब आप रिन्यू करते हैं एफडी, तो हम्म। दूसरा खाता खुलता है बैंक में। वो आपको बैक एंड में क्या होता है वो शायद सबको पता नहीं होता है। हम्म। इसके लिए वो पहले एफडी को दिया हुआ नॉमिनेशन कंटिन्यू हुआ है कि नहीं, ये भी थोड़ा चेक करना होता है। अदरवाइज क्या अच्छा। अपना इंप्रेशन है कि मैंने तो दे दिया था तभी, और एफडी तो रिन्यू हो गई। लेकिन हम्म। ये थोड़ा देखना जरूरी है। कई बैंकों के सिस्टम में ऑटोमेटिक वो हो जाता है, लेकिन हमारी भी जिम्मेवारी है कि उसको चेक करें हम कि हुआ है कि नहीं। हाँ, कि नॉमिनेशन कंटिन्यू हुआ है नहीं हुआ है, वो हाँ जी। हमारे हित के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी। अम, इससे एक और जुड़ा क्वेश्चन ये है कि हम इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन या अकाउंट खोलते हैं, हम अपने पैसे या फिक्स डिपॉजिट वहां रखते हैं, तो हमारे जो पैसे वहां पे है उसकी सुरक्षा हम कैसे इंश्योर करें? घर में सुरक्षित उतने नहीं रह सकते, इसके लिए हम बैंक में रखते हैं। सही है। तो बैंक में भी अपने पैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए हम कौन से बैंक का चयन करते हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि कौन से स्कीम में हम पैसे डालते हैं। सच में कौन सी स्कीम है, और पॉन्जी स्कीम मार्केट में जो चलती है वो कौन सी है, इसमें थोड़ा बारीकी से हमें गौर करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 3 साल में आपके पैसे दुगने करके मिलेंगे, 5 साल में तिगुने होंगे। आप आज 5 लाख यहाँ इन्वेस्ट करिए और आपके नाम में कोई एक प्लॉट खरीदा जाएगा, उसमें ये प्लांटेशन होगा, फिर इसके बाद में आपको 6 ईयर से इतना इतना पे बैक मिलेगा। ऐसी स्कीम बहुत सारी अनाउंस होती है, आती रहती है। लेकिन इसमें क्या गारंटी है, क्या सिक्योरिटी है, इस स्कीम सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा प्रमाणित की हुई है या नहीं है, ये सब चीजें हमें देखनी चाहिए। क्योंकि हमेशा हमें लगता है ना कि मेरे पास आज 1 ही लाख रुपए है और मेरी जरूरत तो 10 लाख की है, तो चलो अच्छा है कि मैं इसमें 1 लाख डालती हूँ, तो 3 साल में दो होंगे, 5 साल में उसके 3 लाख 4 लाख होंगे। तो इस स्पीड से अगर बचेंगे बढ़ेंगे तो मेरे पैसे जल्दी बढ़ेंगे। लेकिन एक
इसके पहले ऐसे स्कीम में पैसे डालते समय हमने एक सादा सा सवाल करना चाहिए कि जो सरकारी बैंक है, वो सरकारी बैंक अगर ये पॉसिबल होता, ये अगर करना संभव होता, तो सरकार ही नहीं बोलती क्या उन्हें कि आपको ये स्कीम चला के ऐसे ऐसे पैसे डबल करके देने हैं लोगों को। ऐसा होता नहीं है। चाहे स्टेट बैंक आप लो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र लो, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब सरकारी बैंक है। तो इसमें से कौन सी भी बैंक अपनी ऐसी एडवर्टाइज नहीं करती है हम्म। कि आपको 3 साल में दुगने करके मिलेंगे। हम्म। तो ये थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए। दूसरा, आजकल हम ई ट्रांजैक्शन करते हैं, हम्म। फोन पे करते हैं, फोन में अपनी पूरी बैंक भी फोन पे ही है, तो हम वहां से पेमेंट करते हैं। और कई कई हमें झूठे फंसाने वाले, साइबर क्राइम करने वाले लोग कुछ लिंक भेज देते हैं कि आपका, ये कॉमन कॉल आता है, मुझे भी कई बार आया हुआ है कि आपने इसी इसी कंपनी में, इंश्योरेंस की कंपनी में पैसा डाला था और आपको पैसे हमें वापस करने हैं, आपके इतने पैसे आपके पास पड़े हैं। अगर ऐसा किसी को भी कहा कि आपके 50,000 इस कंपनी के पास पड़े हैं, तो मुझे तो लगेगा ना, हाँ अरे चलो दे दो फिर वो भेजते कि एक लिंक है, इसको क्लिक करो, और फिर वो इंस्टेड ऑफ गेटिंग मनी फ्रॉम देम अपने अकाउंट के पैसे चले हाँ जाते जी, हैं। बिल्कुल। तो ऐसी कोई भी स्कीम का लिंक आया तो किसी भी लिंक को हमने 2 बार 3 बार सोच के ही क्लिक करना है या नहीं करना है। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो मत करो। हम्म। दूसरा, ये सोचो कि सच में हमने इस कंपनी में कुछ पैसे डाले थे क्या, सच में हम्म। इसमें से हमें कुछ आने वाला है क्या, हम्म। ये भी आपको सोचना चाहिए। बार बार आरबीआई और बैंक भी एडवर्टाइज करती है, बहुत बार आपने भी देखी होगी, सुनी होगी, कि कौन सी भी बैंक आपके पास ओटीपी नहीं मांगता है। हम्म। फोन सामने से आएगा कि मैं XYZ बैंक से बोल रहा हूँ और आपका ये ट्रांजैक्शन है, आपके अकाउंट में इतने पैसे देने हैं, आपके इसमें ओटीपी आया, वो ओटीपी दे दो। तो ऐसा बैंक वाले कभी भी ओटीपी मांगते नहीं है। और इसके लिए भी हमने थोड़ा जागरूक रहना बहुत जरूरी है। राइट, और आजकल तो बहुत हो रहा है ये। तो हाँ, बेसिकली साइबर जब क्राइम हम, का ये बहुत बड़ा है ना हाँ जी, परिचय। और ये एक बहुत ही अलग टॉपिक है, बट वही है कि जब हम अपने पैसे सुरक्षित रखना है तो हम बैंक में रखते हैं, तो हमको खुद को भी अलर्ट होना है हम्म। कि किस हिसाब से हमें अलर्ट रहना है ना। जैसे आपने कहा कि कोई लिंक पे नहीं जाना है, सो दैट आवर मनी इज सेफ। हम्म। इंश्योरेंस बैंक कुछ मतलब पैसे का या उसका होता है इंश्योरेंस? हाँ, अभी अ, हर बैंक में अपना जो भी डिपॉजिट होता है, तो हम्म। 5 लाख तक का अपना पैसा जो है वहां का वो इंश्योर्ड होता है। ओके। हाँ, फिर भी इंश्योरेंस है, इसके लिए कौन सी भी बैंक में खाता खोलना है ऐसा नहीं करना है। क्योंकि वो भी अगर किसी बैंक डूब जाती है, हम सुनते हैं कि इस बैंक में कुछ हुआ और बैंक बंद हो गई, फिर बैंक के सामने लाइन लगती है हम्म। और पैसा नहीं मिलता है। हम्म। ताकि सुरक्षित भी हो, फिर भी वो मिलने में समय लग सकता है। इसके लिए अच्छे बैंक का चयन करना ये पहली बात है। और कोऑपरेटिव बैंक में या ऐसे जिसमें थोड़ा व्यक्तिगत इंटरवेंशन, पर्सनल इंटरवेंशन जहां ज्यादा होता है, ऐसे बैंकों में अगर आपने पैसा रखा है तो 5 लाख के ऊपर वो ना जाए विथ इंटरेस्ट, इसकी थोड़ी सी चिंता आपने करनी चाहिए। ओके। ओके, सो इंश्योरेंस होता है बैंक का एक पर, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे होता है। हाँ। और दूसरी बात हमने ये देखना है कि हम जो नेशनलाइज बैंक है प्रेफरेबली उसमें करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें इट्स एन आरबीआई के रूल से वो चलते हैं, राइट? वैसे सभी बैंक आरबीआई से रूल से चलते हैं, अच्छा। लेकिन हाँ, बाकी उसकी मैनेजमेंट, उसकी स्कीम्स, बाकी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, हाँ। हर बैंक का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एनुअल रिजल्ट्स होते हैं वो जनरली न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं या हम्म। उनकी वेबसाइट में भी होते हैं। लेकिन ओके। हमें इतना समय नहीं होता है, तो सेफ वे में आपने देखना चाहिए। लेकिन आप हर बैंक की वेबसाइट पे जाके उनका एनुअल बैलेंस शीट देख सकते हो, तो प्रॉफिट कम हो रहा है या बढ़ रहा है, इसके से भी हम देख सकते हैं कि इस बैंक में पैसा रखना है या नहीं। कौन से बैंक के बारे में क्या न्यूज आ रही है बाहर, वो न्यूज के ऊपर भी हम थोड़ा सा गौर करके तय कर सकते हैं कि इस बैंक में खाता रखना है या नहीं रखना है। ओके। नैना ताई, आपने बहुत ही विभिन्न पहलुओं को बड़ी सरलता से कि जो अगर
पहली बार बैंक में जा रहा है अकाउंट खोलने, तो क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट है, हम्म। डॉक्यूमेंटेशन हो गए, अकाउंट होल्डिंग किसको बनाना है, और इंश्योरेंस को लेके ये सारी बहुत मतलब सिंगल रखना है, जॉइंट रखना है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, ये सारी चीजें आपने बहुत ही सरलता से सबको बताया है। और और एक दो चीजें इसमें है हाँ कि जी। जैसे केवाईसी हम खाता खोलते समय देते हैं, वैसे 3 साल के बाद उसका री केवाईसी करना पड़ता है। मतलब आपने जो एड्रेस दिया था उसी एड्रेस हम्म। पे आप है क्या, या और कुछ चेंज हुआ है, बदल गया है, तो हम्म। री केवाईसी भी करना पड़ता है। आजकल ई केवाईसी भी होता है, वीडियो केवाईसी होता है, तो इसके नियम भी बदलते रहते हैं। तो हम्म। आज हम बैंक में जाए बिना पूरे ऑपरेशन घर में बैठ के कर सकते हैं, हम्म। लेकिन कभी कभार जाके बैंक के रूल को भी चेक हमें करना चाहिए। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो मिनिमम बैलेंस का है। हर बैंक का मिनिमम बैलेंस का रूल अलग होता है। कोई हम्म। बैंक मिनिमम बैलेंस 1,000 बोलती है, कोई 10,000 बोलती है। तो और इस मिनिमम बैलेंस रूल के नीचे 1 रुपया भी आपका चला गया तो फिर उसमें चार्जेस लगना शुरू हो जाता है। और हम्म। इस क्वार्टर में मतलब 1,500 आपका मिनिमम बैलेंस था, 1 रुपया कम हो गया, और इस क्वार्टर में 200 रुपया चार्जेस चले गए, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में 200 चले गए। ऐसे 2-4 क्वार्टर्स में आपका खाता पूरा खाली हो सकता है। दूसरी चीज है कि चेक जब आप इशू करते हैं, तो आज अब अगर आप बड़ी अमाउंट का कुछ चेक इशू करते हैं, तो उसके बारे में बैंक को इन्फॉर्म करना होता है कि आई हैव इशूड दिस चेक टू समवन। तो हम्म। ये अगर इन्फॉर्म नहीं किया है तो चेक बाउंस होता है, रिटर्न किया जाता है। और ऐसे रिटर्न करने पे भी बैंक में चेक रिटर्न के चार्जेस लगते हैं। बहुत सारे सर्विस चार्जेस बैंकों के होते हैं, उनकी भी जानकारी इसके साथ रखना आवश्यक है। और बैंक के रूल क्या चेंज हो गए हैं क्या, इसको भी थोड़ा सा देखना चाहिए। ओके, आई थिंक ये हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने वही, केवाईसी जो हर 3 साल में करना होता है, और हम्म। बाकी सारे रूल्स जो है, जैसे आपने बताया कि मिनिमम डिपॉजिट होना बहुत जरूरी है। हर बैंक का अपना रूल होगा, हर बैंक का अपना मिनिमम अमाउंट होगा, पर हर बैंक का होता ही है हाँ कि हाँ, मिनिमम अमाउंट होता ही है, है, हाँ। और नहीं तो फिर उसके चार्जेस होते हैं। हाँ। राइट। ओके। नैनीति, आई एम श्योर कि आज के डिस्कशन, आज की चर्चा से बहुत इंफॉर्मेशंस, बेसिक इंफॉर्मेशन थी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आज आपने हमारे साथ यहाँ पर शेयर किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के चर्चा में, चर्चा के माध्यम से जो बैंकिंग के ज्ञान आपने हम सबको दिए हैं, बेसिक ज्ञान थे लेकिन वेरी शुरुआती ज्ञान थे, लेकिन सबको जी। मिल गए हैं और सभी को इसका लाभ होगा। हमारे आज के पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो नमस्कार। मच नैनाती। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।